नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था की कक्षा नियमित तौर पे मिल रही है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूं भारतीय संविधान का भाग नंबर 19। क्लास जिस दिन शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था टोटल 22 भाग हैं। एक एक भाग को अच्छे से किया है। आज हम करेंगे भाग नंबर 19 को। इससे पहले भाग नंबर 18 किया था। भाग नंबर 18 के अंदर था जो इमरजेंसी लगाई जाती है, आपातकाल लगाए जाते हैं, उनके बारे में उपबंध बताया गया था। 3 प्रकार के मैंने बताए थे, एक राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। 352, 356 और 360, इन तीनों अनुच्छेद को आपको याद करना है। प्रक्रिया बताई थी कैसे कैसे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, कैसे कैसे राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है और कैसे वित्तीय आपात लगाया जाता है और कितनी अवधि तक लगाया जाता है। ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा हमने पिछली क्लास के अंदर कर ली थी। आज हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 361 से लेके 367 तक, जिसके अंदर क्या है, प्रकीर्णन के बारे में दे रखा है। प्रकीर्णन किसको बोलते हैं? प्रकीर्णन का मतलब होता है विविध, यानी इस भाग के अंदर हर एक टॉपिक के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में, बंदरगाह के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, सबके बारे में भाग नंबर 19 के बारे में आपको 19 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 361 हमारा क्या देखता है, क्या कहता है अनुच्छेद 361? 61 के अंदर दे रखा है राष्ट्रपति और राज्यपाल तथा राज प्रमुखों का संरक्षण। किसका? राष्ट्रपति जो देश का प्रमुख होता है, ठीक है, और राज्यपाल जो राज्य का प्रमुख होता है, और राज प्रमुख यानी जो विदेश से किसी देश का, जैसे प्रधानमंत्री आ गया, किसी देश का राष्ट्रपति आ गया भारतीय दौरे पे, तो उनको क्या बोला जाता है? राज प्रमुख कहा जाता है। उनके संरक्षण के बारे में बात करता है। क्या संरक्षण, किस प्रकार का संरक्षण के बारे में बात करता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यकाल और शक्तियों के कर्तव्यों का पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। यानी क्या बात कर रहा है? उनके ऊपर जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है या किसी भी देश का राज प्रमुख है, उनके ऊपर क्या नहीं हो सकता? उनके ऊपर कोई भी मामला नहीं चालू किया जा सकता। न्यायालय के अंदर वो अपना जवाबदेह नहीं होंगे। कैसे जवाबदेह नहीं होंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं, फौजदारी और दीवानी मुकदमे। तो सीधी सी कहने का बात यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज प्रमुखों के ऊपर फौजदारी मुकदमे नहीं लगाए जा सकते, ठीक है, उनके कार्यकाल के दौरान। समझ में आ गई? यही बात बोल रहा है 361। 361 के अंदर आपको इतना याद रखना है, 361 के अंदर राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुखों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। संरक्षण मतलब कि उनकी रक्षा के बारे में या उनको कुछ विशेषाधिकार हैं, इनके बारे में बात की गई है। विशेषाधिकार क्या है? भी उनके कार्यकाल के दौरान वो कुछ कोई भी काम करेंगे तो उस काम की जवाबदेही न्यायालय के अंदर नहीं होगी। ठीक है, 361 के अंदर हमें इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती। वो मैंने आपको अभी बताया था, अभी फौजदारी मामला उनके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। आप किसी भी न्यायालय के अंदर उनके खिलाफ ना तो कोई मुकदमा कर सकते हो और ना ही किसी प्रकार की अदालतीय कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही जिसको बोलते हो वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो 361 के अंदर हमने क्या सीखा? एक तो राष्ट्रपति जो देश का प्रमुख होता है, दूसरा राज्यपाल, राज्यपाल जो राज्य का प्रमुख होता है, तीसरा क्या है? राष्ट्र राष्ट्राध्यक्ष के बारे में देखा था। राष्ट्राध्यक्ष किसको बोलते हैं? ये राज प्रमुख। किसी भी देश का प्रधानमंत्री, किसी भी देश का राष्ट्रपति भारतीय दौरे पे आता है तो वो क्या कहलाता है? राष्ट्राध्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्राध्यक्ष। इन तीनों के संरक्षण के बारे में बात की है। इनके कार्यकाल के दौरान इनके ऊपर किसी भी तरह का न्यायालय या किसी भी तरह का मुकदमा आप नहीं कर सकते, और जो भी इन्होंने काम अपने कार्यकाल के दौरान किया है उसको न्यायालय के अंदर नहीं लेके जाया जा सकता। ठीक है, 362। 362 के अंदर देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? देशी राज्यों के शासकों के बारे में, उनके अधिकार और विशेषाधिकार के बारे में बात की गई है। लेकिन बात तो की गई थी, लेकिन संविधान के अंदर 26वां संविधान संशोधन किया गया था 1971 के अंदर। कब किया गया था? 1971 के अंदर किया गया था। 1971
के अंदर जो संविधान संशोधन किया गया था, यानी 26वें संविधान संशोधन की धारा 2 के अनुसार इसको क्या कर दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। कौन से अनुच्छेद को, अनुच्छेद नंबर 362 को। किससे संबंधित था, देशी राज्यों के जो शासक थे उनके अधिकार और उनके विशेषाधिकार से संबंधित था यह अनुच्छेद। लेकिन संविधान के अंदर 26वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 1971 के अंदर हुआ। कि कौन सी धारा, धारा 2 के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया गया है, संविधान से निरस्त कर दिया गया है, या जिसको आप बोल सकते हो संविधान से उसे हटा दिया गया है। 363, 363 के अंदर क्या दे रखा है, अनुच्छेद 363 के अंदर 143 के प्रावधान के अधीन किसी भी संधि, समझौते, अनुबंध, ठीक है, या अन्य समान के किसी भी प्रावधान से उत्पन्न होने वाली किसी भी विवाद में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। देखो, अगर देश के अंदर देश की कार्यपालिका या देश की विधायिका किसी अन्य देश के साथ कोई भी संधि करती है, कोई भी समझौता करती है, किसी अन्य देश के साथ बात कर रहा हूं, तो उसको, उस समझौते के अंतर्गत न तो उस समझौते के अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा और न ही किसी राज्य का हाई कोर्ट इंटरफेयर करेगा। ठीक है, उस जो भी समझौता करेगा या संधि करेगा उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करेगा और न ही उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जिसको आप बोलते हो, वो दोनों के क्षेत्राधिकार के क्या होंगे, वो क्षेत्राधिकार के बाहर होगा। क्षेत्राधिकार के बाहर होंगे। क्या बाहर होंगे, केंद्र सरकार के द्वारा किए गए संधि, समझौते या अनुबंध। किसी अन्य देश के साथ आप किसी भी प्रकार की संधि करते हो तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर नहीं होगा। समझौता करते हो किसी भी प्रकार का तो वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर आएगा। अनुबंध करते हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के क्या आएगा, क्षेत्राधिकार से बाहर आएगा। सुप्रीम कोर्ट उन मामलों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा जो देश के अंदर या देश के केंद्र सरकार के द्वारा किसी अन्य देश के साथ संधि किए गए या समझौते किए गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से हमेशा ही बाहर रहेंगे। इस बात का आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद नंबर 363। अभी बात करते हैं 364। 364 के अंदर क्या दे रखा है, राष्ट्रपति को यह निर्दिष्ट करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का अधिकार देता है, संसद या राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून किसी भी प्रमुख या बंदरगाह या हवाई क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। क्या नहीं होगा, किसी भी राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, ठीक है, उस राज्य, चाहे वो राज्य की सीमा के अंतर्गत ही आता हो बंदरगाह, ठीक है, उसके ऊपर लागू नहीं होगा। क्योंकि जो जितने भी बंदरगाह होते हैं, जितने भी हवाई क्षेत्र होते हैं, उन पर सारा का सारा अधिकार किसका होता है, सारा का सारा अधिकार केंद्र का होता है, संसद का होता है, केंद्र सरकार का होता है। तो उसके ऊपर राज्य विधानमंडल अगर कोई कानून बनाएगा अपने राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाएगा तो उस बंदरगाह के ऊपर वो कानून लागू नहीं होगा। तो उस बंदरगाह के ऊपर कानून फिर कौन बना सकता है, उस बंदरगाह के ऊपर कानून बना सकता है केंद्र सरकार। कौन बना सकती है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। आपको जब मैंने 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन के बारे में 3 सूचियों के बारे में बताया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो बंदरगाह का जो टॉपिक था वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी राज्य के अंदर बंदरगाह हो, लेकिन बंदरगाह पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद को है या केंद्र सरकार को आप बोल सकते हो। ठीक है, बंदरगाह के ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण किसका होता है, संसद का होता है। संसद उस बंदरगाह के ऊपर कानून बना सकती है। राज्य अगर कानून बनाएगा, भले ही वो बंदरगाह राज्य के अंदर आता हो, लेकिन वो कानून बंदरगाह के ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक है, क्षेत्राधिकार लागू नहीं होगा, ऐसे अपवादों या संशोधनों के अधीन लागू होगा जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए। अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए यानी अगर राष्ट्रपति कहेंगे तो वो कानून बना सकते हैं, अगर राष्ट्रपति नहीं कहेंगे तो वो कानून नहीं बना सकते। इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 365। 365 के अंदर क्या दे रखा है, किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है जो उन मामलों के संबंध में संघ के सभी निर्देशों की अवहेलना करता हो जिन पर उसका अधिकार हो। देखो, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ये मैंने आपको कल बताया था। कितने प्रकार का होता है, एक तो होता है राष्ट्रपति, सॉरी, राष्ट्रीय आपात। क्या होता है, राष्ट्रीय आपात जिसको बोलते हो। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन।
कौन सा होता है? राष्ट्रपति शासन होता है। और 3 नंबर पे क्या आ जाता है? 3 नंबर पे आ जाता है वित्तीय आपात। क्या आ जाता है? वित्तीय आपात। ठीक है। राष्ट्रीय आपात आएगा वो 352 के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रपति शासन आएगा 356 के अंतर्गत आएगा। वित्तीय आपात आएगा वो आएगा 360 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपात लगेगा वो देश के कुछ हिस्से के अंदर लगाया जा सकता है, कुछ राज्यों के अंदर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन किसी एक राज्य के अंदर या 2 राज्यों के अंदर लग सकता है। और वित्तीय आपात क्या होता है? वित्तीय आपात देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लगाया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति शासन तो आम खास जनरली लगता ही रहता है, बड़े बड़े जहाँ पे सरकार हो जाए, विफल हो जाए, लोकतंत्र का विफल करे। ठीक है। और राष्ट्रीय आपात है, अब तक देश के अंदर 3 बार लग चुका है, मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में। और वित्तीय आपात एक बार लगने की संभावना बनी थी 1991 के अंतर्गत, लेकिन अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है, आपको इतना पता होना चाहिए। तो केंद्र सरकार का ये अधिकार होता है, भी किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अगर राज्य संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो। ठीक है। और राष्ट्रपति शासन लगाया किसकी रिपोर्ट पे जाएगा? तो राज्यपाल की रिपोर्ट पे राष्ट्रपति शासन हमेशा लगाया जाता है, जो उन मामलों के संबंध में संघ के सभी निर्देशों की अवहेलना करता हो। ये बात आपको मैंने अभी अभी आपको बताई है, जिन पर उसका अधिकार हो। तो राज्य अगर संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर संविधान के खिलाफ जाके कोई काम करेगा तो उसके ऊपर राष्ट्रपति शासन क्या हो सकता है? लगाया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 366, इसमें अनुसूचित जनजातियों को ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों के भाग या उनके समूह के रूप में जिन्हें संविधान के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जातियां माना गया है। अच्छा, अनुसूचित जातियां मैंने आपको बताई थी कहाँ पे माना जाता है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर? 342 के अंतर्गत अनुसूचियां, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके बारे में बताया गया है, उनको परिभाषित किया गया है। यानी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजातियां हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनकी परिभाषा के बारे में बताया गया है किसके अंदर? 366 के अंतर्गत बताया गया है। अनुसूचित जाति की परिभाषा, अनुसूचित जनजातियां, आदिवासी समुदाय जितने भी हैं, उनकी जो परिभाषा है, उनकी जो डेफिनेशन है, उसके बारे में हमें बताया गया है 366 के अंतर्गत। ठीक है। अभी देखते हैं 367, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 372 के अंतर्गत आने वाले किसी भी संशोधन के लिए इस संविधान के उपदेश को लागू किया जाएगा। किसी भी संविधान के किया जाएगा? संशोधन के लिए लागू किया जाएगा, क्योंकि यह एक अधिनियम के निर्देश के लिए लागू होता है। भारत डोमिनियन विधानमंडल, इस चीज का क्या मतलब निकलता है? यानी किसके बारे में बताया गया है? निर्वाचन के बारे में बताया गया है। निर्वाचन का क्या मतलब होता है? निर्वाचन का मतलब होता है परिभाषा। डोमिनियन विधानमंडल है, तो डोमिनियन विधानमंडल बनने के लिए भारत को क्या कुछ था, उन सब के बारे में चर्चा की गई है। कहाँ पे चर्चा की गई है? 367 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। एक तो होता है निर्वाचन और एक होता है निर्वचन। निर्वचन परिभाषा को बोलते हैं, निर्वाचन आपको पता ही है किसको बोला जाता है। ठीक है। इस संविधान में संसद के अधिनियम या कानून या किसी राज्य के विधानमंडल के अधिनियम या कानून या उसके द्वारा बनाए गए किसी भी संदर्भ को शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बनाया जाएगा जैसा मामला हो। यानी जिस प्रकार का भी कोई भी मामला हो, तो डोमिनियन विधानमंडल जब बनेगा तो उसके ऊपर कौन कौन कानून बना सकता है? देश का राष्ट्रपति, उस राज्य का राज्यपाल, दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको 361 से लेके 367 तक जितने भी अनुच्छेद थे उनके बारे में बता दिया है। कल हम देखेंगे भाग नंबर 20, जिसके अंदर अनुच्छेद सिर्फ एक ही आएगा, 368। 368 कौन सा अनुच्छेद है? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताओगे, संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है। भाग नंबर 19 हमारा कंप्लीट होता है कल। भाग नंबर 20 के साथ आपसे मिलूंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।